अस्सलाम वालेकुम। जो ये हमारी वीडियो है ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्स कहते किसे हैं? सोर्स कहते हैं वो जगह, वो चीज़ जहाँ से कोई चीज़ आ रही हो। जैसे अगर हम बात करें जाएँ कि अगर आप टूटी को देखें तो उसके अंदर पानी आता है टैंकी से, तो टैंकी के अंदर पानी आता है मोटर से, और जो मोटर है, मोटर कह सकते हैं हम सोर्स है वाटर का इन अ टैंक और इन अ नल और या टूटी के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है। जो हमारा आर्टिकल 38 है, सब आर्टिकल 1 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैच्यू का, वो डील करता है। वो कहता है इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, इंटरनेशनल लॉ को देखना क्या है। सबसे पहला सोर्स वो बताता है ट्रीटीज़ है। ट्रीटीज़ दो किस्म की होती है, एक वो ट्रीटी, एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ दो स्टेट के दरमियान होता है, उसे कंडक्ट को बताता है, और एक ट्रीटी वो होती है जो लॉ को बताती है। ट्रीटीज़ के अंदर हमारी कन्वेंशन भी आ जाती हैं। कन्वेंशन समझ ले ऐसी ट्रीटी है जिसको बड़े पैमाने पे स्टेट रिकॉग्नाइज कर, जैसे यूडीएचआर है, यूनाइटेड नेशन चार्टर वगैरह एक्सेप्ट करें, स्टेट्स एक्सेप्ट करें, वो कन्वेंशन में आती है। वो ट्रीटीज़ भी क्या इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। अब इसके अंदर आप ट्रीटीज़ के अंदर आप यूएन चार्टर को भी लिख सकते हो। वो तमाम जितने भी कवानीन हैं जो आप मेजर इंटरनेशनल लॉ में देखते हो वो ट्रीटीज़ में ही आते हैं। फिर इंटरनेशनल कस्टम है, वो कस्टम जो इंटरनेशनल लेवल की हो। ये एक तो तीन रवायात जो नेशनल लेवल की थी, वो नहीं, इंटरनेशनल लेवल की जो कस्टम्स है उसे भी क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल का सोर्स है। मिसाल के तौर पर ये इंटरनेशनल कस्टम है कि जब एक स्टेट का जब हेड ऑफ स्टेट है किसी स्टेट का, दूसरी स्टेट के अंदर जाएगा तो उसे क्या होगा, इम्यूनिटी मिलेगी। उसको किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी, उसको किसी किस्म की कानून का नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कानून के तहत उस मुल्क में आ रहे हो। जो भी है ये एक रवायत है, हमारी इंटरनेशनल कस्टम है कि कोई भी मुल्क का जो हेड है, स्टेट का हेड है, दूसरे मुल्क में जाता है तो उसे क्या मिली होती है, इम्यूनिटी मिली होती है। अब दूसरा इसके अंदर कस्टम हमारी क्या है, नॉन रिफॉर्मेंट कस्टम है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये ऐसी कस्टम है कि अगर कोई बंदा किसी एक कंट्री के अंदर उसने पनाह ली हुई है तो दूसरी कंट्री के हवाले नहीं किया जा सकता अगर पहली कंट्री को यकीन हो कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और ये बंदा अगर उधर जाएगा तो उसे टार्चर किया जाएगा। और इसको जो किसे कहते हैं कि पॉलिटिकल, यूके का भी ये लॉ है कि जिसको पॉलिटिकल केसेस का निशाना बना दिया जाएगा। तो ये हमारी नॉन रिफॉर्मेंट कस्टम है। तो ये जो कस्टम है, जो इंटरनेशनल कस्टम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज हो, जिनको ओबे किया जा रहा हो, तो वो भी क्या सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। थर्ड नंबर पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिस तरह आप कहते हैं रेस जुडिकाटा है, ये पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें मानी जाती हैं। जनरल लॉ के जनाब जो केस का एक बार फैसला हो जाए उस केस को दोबारा नहीं चलाया जा सकता। फिर है इसके अंदर की इम्पार्शलिटी ऑफ जज है, अगर एक जज है वो दोनों पार्टीज़ को अनबाइस्ड होकर सुनेगा। ये नहीं कि वो एक पार्टी के फेवर में होकर बैठ जाए, नहीं, वो दोनों पार्टीज़ को इक्वल ट्रीट करेगा। ये भी क्या है, जनरल प्रिंसिपल है लॉज का। तो ये भी क्या इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। फिर फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, 1948 में यूनाइटेड नेशन में बनाया था। इसका काम ही ये है कि इस इंटरनेशनल लॉज को ड्राफ्ट करके यूएनओ में पेश करता है। तो इसकी जो राइटिंग्स है ये भी मानी जाती है इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। इसके अलावा दो मैं मजीद ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर है जूरिस्ट राइटिंग्स है, जो आपके फेमस जूरिस्ट हैं जैसे सामंड हो गया और सेसो पाउंड्स हो गया। इनकी जो राइटिंग्स है, ये जो लिखते हैं, ये भी समटाइम इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा समझा जाता है। फिर इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन है, इनके जो डिसीजन है वो भी क्या समझा जाता है, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स समझा जाता है। हमने इंटरनेशनल लॉ का सोर्स पढ़े, कितने पढ़ लिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट में बताई गई हैं वो 4 हैं, और ये 2 मैंने मजीद ऐड की हैं। वो पहली ट्रीटीज़ है, दूसरा इंटरनेशनल कस्टम है, थर्ड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, फिर इंटरनेशनल लॉ कमीशन है। फिर अब हमारे जो 2 मजीद मैंने ऐड किया वो जुडिस्टिक राइटिंग्स हैं, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन है। ये भी क्या इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं।